गर्मी में गरीब बहू का घास का ठंडा ठंडा ससुराल। हाँ हाँ हाँ, हमारे घर में कितनी ठंडक है। बाहर तो इतनी गर्मी है कि 1 मिनट खड़ा होना मुश्किल है। बाहर चिलचिलाती धूप है, लेकिन घर के अंदर का माहौल एकदम अलग है। प्रीति के घर दीवारें और छत खास तरह की खस और हरी घास से बनी हुई है। मुकेश घास के सोफे पर बैठकर घास के बने एक सुंदर से पंखे से खुद को हवा कर रहे थे। तभी अचानक उनकी भूरी रंग की बकरी भूरी दौड़ती हुई घर के अंदर घुस आती है और दीवार पर लगी घास को सूंघने लगती है। माँ जी, जल्दी से इस भूरी को पकड़िए, वरना ये तो हमारे पूरे घर को ही खा जाएगी। अगर इसने घास खा ली तो हम इस कड़कड़ाती धूप में कहाँ जाएंगे। जान की भूरी को पकड़कर घर के बाहर ले जाती है और गौशाला में बांध देती है। तभी मुकेश, अरे इस घास के घर में तो मेरी जान बचा ली, वरना तो मुझे लग रहा था कि मेरे जाने के दिन नजदीक आ रही है। प्रीति के ससुराल वाले घास के घर में क्या कर रहे थे, उन्होंने घास का घर कैसे बनाया और उन्होंने घास से इतनी सारी चीजें क्यों बनाई थी, उनके पुराने घर को क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। हे भगवान, ये कैसी गर्मी है इस बार। मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है, पैरों में तो जैसे छाले पड़ गए। बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं। आज टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा है। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर है। प्रीति गांव की कच्ची सड़क पर घास का एक बड़ा सा गठरी लेकर घर जा रही है। उसके माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा है। आखिर मेरा घर आ गया। प्रीति पसीने से लथपथ होकर अपने घर के बाहर बनी छोटी सी गौशाला के पास पहुंचती है। वहां गौरी और भूरी गर्मी से हाँफ रही थी। प्रीति के गाय का नाम गौरी और बकरी का नाम भूरी था। प्रीति सिर से घास का गट्ठर नीचे उतारती है। लो मेरी गौरी, लो भूरी, आ गई मैं। तुम लोग ये घास खा लो। तुम दोनों अच्छे से घास खाओ और अच्छे से दूध देना। तुम्हारी वजह से ही हमारा घर चल रहा है। प्रीति बकरी और गाय को चारा देकर घर के अंदर जाती है। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। ईंट और मिट्टी की दीवारें कई जगह से फट चुकी थी। घर की आधी छत उड़ी हुई थी। पूरे घर में धूप आ रही थी। सिर्फ एक कोने में थोड़ी सी छाया थी। छाया वाले कोने में एक पुरानी चारपाई पर प्रीति का पति रोहित लेटा हुआ था। गर्मी से उसकी हालत भी खराब थी। अरे बहू, आज तो खाने में कुछ बना ही नहीं है। रोहित को दवाई खानी है, खाली पेट कैसे खाएगा। कुछ राशन ले आ। और आज कुछ दूध की बिक्री हुई या नहीं? हाँ माँ जी, मैं अभी दूध बेचने ही गई थी। थोड़ी बहुत जो कमाई हुई है उसमें से मैं थोड़े से चावल खरीद लाई हूँ। घर में राशन का एक दाना नहीं था। प्रीति, मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए भी तुम इतनी मेहनत कर रही हो। पता नहीं मैं कैसा पति हूँ जो अपनी पत्नी से मेहनत करवा रहा हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। रोहित की आंखों में आंसू देखकर प्रीति उसके पास जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे समझाती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं जी। पति पत्नी तो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक पहिया कभी कमजोर पड़ जाए तो दूसरा उसका बोझ उठा लेता है। मैं जानता हूँ प्रीति, लेकिन अभी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जी मुझे पता है आप कितने मेहनती हैं। बस आपकी पथरी की बीमारी ने आपको कमजोर कर दिया है, तो आप ऐसी बातें सोचकर अपना दिल छोटा मत कीजिए। बहू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वैसे माँ जी, मैं पूछना भूल गई, ससुर जी कहाँ गए? आज सुबह से दिखाई नहीं दिए। तेरे ससुर जी तो हरिया के खेत में मजदूरी करने गए हैं बहू। क्या माँ जी, इतनी भयंकर गर्मी में वो खेत में काम कैसे करेंगे? लू चल रही है बाहर, उन्हें तो चक्कर आ जाएगा। अरे बेटा, घर में राशन का एक दाना नहीं था। वो बोले कि अगर मैं खाली बैठा रहा तो मेरा बीमार बेटा और बहू गाय भूखे मर जाएंगे। इसीलिए तेरे ससुर जी काम पर चले गए ताकि थोड़ी बहुत दिहाड़ी मिल जाए। हे भगवान, माँ जी आप फिक्र मत कीजिए। जो चावल मैं लाई हूँ और घर में जो थोड़ी चीनी रखी है, मैं उससे सबके लिए खीर बना देती हूँ। कम से कम कुछ मीठा और अच्छा तो पेट में जाएगा। इतना कहकर प्रीति मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाना शुरू करती है। पसीने से उसके कपड़े भीग चुके थे। चूल्हा जलाने की वजह से धुआं पूरे घर में फैल रहा था और धुएं की वजह से सभी खांसने लगते हैं। हे भगवान, ये धुआं तो जान ही ले लेगा। एक तो ये भयंकर गर्मी, ऊपर से चूल्हे की आंच। अरे माँ, मुझे पानी दो, मेरा दम घुट रहा है। रोहित की आवाज सुनकर प्रीति जल्दी से उसे पानी देने के लिए मटके से पानी निकालती है, लेकिन मटका पूरी तरह से खाली था। उसकी पैंदी में बस थोड़ा सा पानी था। लो, मटके में तो एक बूंद पानी नहीं है। खीर तो मैंने चढ़ा दिया है, लेकिन पीने के लिए भी तो पानी चाहिए। माँ जी, मैं जरा कुएं से पानी भर कर लाती हूँ, आप खीर को चलाते रहना। प्रीति सिर पर पल्लू रखकर चिलचिलाती धूप में पानी भरने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन और सहेली रिंकी उसे मिल जाती है। उसके हाथ में भी बाल्टी थी। अरे प्रीति, तू भी पानी लेने कुएं पर जा रही है क्या?
हाँ रिंकी, घर में पानी खत्म हो गया है, बहुत प्यास लगी है सबको। प्रीति और रिंकी दोनों बातें करते हुए गांव के कुएं के पास पहुंचती हैं। कुएं के पास पानी भरने वालों की भीड़ नहीं है। प्रीति जैसे ही कुएं से बाल्टी में पानी निकालकर अपने मटके में डालने लगती है, तभी गांव का लालची जमींदार अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ वहां आ जाता है। ए छोरी, रुक जा, तुम लोग ये क्या कर रही हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या जमींदार जी, हम कुएं से पानी भर रहे हैं। अरे किससे पूछकर कुएं में पानी भर रही हो? ये कोई तुम्हारे बाप का कुआं है? आपसे पूछकर क्यों पानी भरूंगी मैं, ये गांव का कुआं है, यहाँ से तो कोई भी पानी भर सकता है। गांव का सारा कुआं मेरा है। जिन लोगों के कुएं थे उनकी जमीन अब मेरी हो चुकी है, तो अब ये सारे कुएं भी मेरे हैं। अगर पानी चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। कुआं आपका है तो क्या हुआ जमींदार जी, पानी पर तो सबका अधिकार है, क्या आप पानी के भी पैसे लेंगे? हाँ बिल्कुल, ये ठंडा और शीतल पानी तुम लोग ऐसे ही पी लोगे क्या? इसके पैसे लगेंगे। एक मटके पानी के लिए तुम्हें 40 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर 2 मटके लोगी तो 100 रुपए लगेंगे। अरे जमींदार जी, 40 और 40 तो 80 होते हैं, आप 2 मटके के 100 रुपए क्यों मांग रहे हैं? अरे तुम तो 3-3 मटके लेकर आई हो प्रीति, तो 150 के नीचे तो मैं तुम्हें पानी दूंगा ही नहीं। जमींदार जी, आप तो मनमाना दाम वसूल कर रहे हैं मुझसे। पानी चाहिए तो पैसे दो, वरना रास्ता नापो। जमींदार की बात सुनकर प्रीति गुस्से में तिल मिलाते हुए बिना पानी लिए खाली मटका लेकर रिंकी के साथ वहां से लौट जाती है। प्रीति उदास मन से खाली मटका लेकर घर में आती है। जानकी उसे खाली हाथ देखकर हैरान रह जाती है। क्या बात है बहू, तू पानी लेने गई थी, खाली मटका लेकर क्यों लौट आई? क्या कुएं में पानी नहीं है? यहाँ सब प्यास से तड़प रहे हैं। बाजी, अब तो खाने के साथ साथ पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। उस जालिम जमींदार ने गांव के बचे हुए कुओं पर कब्जा कर लिया। पानी के मनमाने पैसे मांग रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं पानी नहीं ला पाई। जानकी सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी दरवाजे से ससुर मुकेश आते हैं। उनके सिर पर एक पानी से भरा हुआ मटका था। अरे आप ये पानी का मटका कहाँ से ले आए? अरे मैं जिस खेत में काम करने गया था वहां भी कुआं था। मुझे बातों बातों में पता चला कि जमींदार लोगों से पानी का मनमाना पैसा मांग रहा है, तो मैंने सोचा कि घर के लिए पानी लेता चलूं। और बहू, बहुत अच्छा किया तुमने जो उस जमींदार से पैसे देकर पानी नहीं लिया। मुकेश के हाथ में पानी देखकर प्रीति और जानकी के चेहरे पर राहत की सांस आती है। प्रीति जल्दी से उस पानी के मटके से एक लोटा पानी लेकर रोहित को देती है। अपने घर के कामकाज में लग जाती है और फिर खीर बन जाने के बाद पूरा परिवार बैठकर खीर खाता है। क्या बात है बहू, खीर तो बड़ी टेस्टी बनी है। हम गरीबों को कभी कभी अच्छा खाना मिल जाए तो लगता है जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। लॉटरी तो लगी है जी, गौरी और भूरी किसी लॉटरी से कम थोड़ी है हमारे लिए। जानकी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद सभी अपने काम पर लग जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात में भी बहुत ज्यादा गर्मी थी। गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। रोहित दर्द और गर्मी से बार बार करवटें ले रहा था। प्रीति उसे गत्ते के टुकड़े से हवा कर रही थी। जैसे तैसे सभी लोग सोते हैं। सुबह होते ही गौरी और भूरी भूख के मारे जोर जोर से रंभाने और मिमियाने लगती हैं। माँ जी, लगता है गौरी को बहुत भूख लगी है। कल वाली घास तो खत्म हो गई है, मैं उसे मैदान में ले जाकर घास खिला देती हूँ। प्रीति गौरी और भूरी को खोलकर गांव की घास के मैदान में ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो सन्न रह जाती है क्योंकि गर्मी के कारण पूरा मैदान सूख चुका था। हरी घास का एक तिनका भी नहीं बचा था। भूरी और गौरी सूखी जमीन को सूंघती है और फिर उदास खड़ी हो जाती है। हे भगवान, यहाँ तो सारी घास सूख गई है, कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? प्रीति भारी मन से जानवरों को वापस घर ले आती है। घर पहुंचकर प्रीति अपने सिर पर हाथ धरकर बैठी थी। तभी एक दूध खरीदने वाला आदमी बाहर से आवाज लगाता है। अरे बेटा, जल्दी बाहर आओ, मुझे दूध लेना है, बहुत देर हो गई है आज। प्रीति जल्दी से एक बाल्टी लेती है और गौरी के पास जाती है। वो गौरी को प्यार से पुचकारती है। मेरी प्यारी गौरी, अब जल्दी से दूध दे दे। इतना कहकर प्रीति गौरी का दूध दोहने लगती है। दूध निकालते समय भी प्रीति के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वो टिफिन भर दूध उस आदमी को दे देती है और वो आदमी उसे पैसे दे देता है। अरे बहू बेचारी कल से भूखी है, कल से इन्होंने ठीक से कुछ खाया नहीं है, कुछ कर बहू। माँ जी, मैं इन बेजुबानों को भूख से ऐसे मरने तो नहीं दूंगी, मैं इन्हें चराने के लिए ले जाती हूँ। प्रीति अपने गाय और बकरी को चराने के लिए गांव में हरी घास ढूंढ रही थी, लेकिन गर्मी की वजह से सारी घास सूख गई थी। रास्ते में लू चल रही थी। प्रीति अपनी पुरानी सूती साड़ी का पल्लू सिर पर लपेटे हुए अपनी भूरी और गौरी को हाँक रही थी। दोनों जानवर भी प्यास और गर्मी से जीभ बाहर निकाले हुए हैं। हे भगवान, मेरे पैर जल रहे हैं। बेचारी भूरी और गौरी को सुबह से एक तिनका घास भी नहीं मिला। पूरा गाँव तो जैसे सूख कर कांटा हो गया है।
चलते चलते प्रीति एक छोटा सा रास्ता पकड़ लेती है जो गांव के पीछे बहने वाली एक छोटी नदी की तरफ जाती है। जैसे वो नदी के पास पहुंचती है, प्रीति का चेहरा खुशी से खिल जाता है। नदी के पास की जमीन गीली थी, नदी से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे और नदी के किनारे बहुत ही घनी, हरी और लंबी घास उगी हुई थी। घास देखकर प्रीति का चेहरा खुशी से खिल जाता है। अरे वाह, यहाँ तो जैसे स्वर्ग की ठंडी हवा चल रही है। भूरी और गौरी हरी घास देखते ही खुशी से ठंडी घास पर मुंह मारना शुरू कर देती है। खा ले मेरी भूरी, पेट भर के खा ले गौरी, आज तो तुम्हारी दावत हो गई। ये घास तो देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है। प्रीति अपने जानवरों को खाने के लिए छोड़ देती है। जानवर पेट भरकर घास खाते हैं और फिर नदी का साफ पानी पीते हैं। प्रीति भी दूसरी तरफ घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ से पानी पीती है और अपने मुंह पर पानी के छींटे मारती है। पानी कितना मीठा और ठंडा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रोज यहाँ आती। कल से मैं घर के लिए भी यहीं से पानी लेकर जाऊंगी। गौरी और भूरी को चराने के बाद प्रीति उन्हें लेकर घर की तरफ लौट जाती है। सूरज की तपिश अभी भी कम नहीं हुई थी। जानकी एक खटिया पर बैठी थी। उसके हाथ में एक खजूर के पत्तों का बना पंखा था जिसे वो तेजी से झल रही थी। ओफ, कितनी ज्यादा गर्मी है, ये पसीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रीति भूरी और गौरी को लेकर आंगन में आती है। दोनों जानवर आज थके हुए नहीं बल्कि बहुत फुर्तीले लग रहे थे। भूरी खुशी से अपनी जगह पर उछल रही थी। अरे बहू, ये आज हमारी भूरी और गौरी को क्या हो गया है? इतनी गर्मी में भी ये दोनों इतनी खुश कैसे लग रही हैं? पेट भी एकदम तना हुआ है, ऐसा क्या खिला लाई तू इन्हें? माँ जी, गांव के बाहर जो नदी है ना, उसके किनारे बहुत लंबी और हरी घास उगी है। वो जगह इतनी ठंडी है कि वहाँ की घास खाकर इनकी तो जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई। तभी मैं कहूँ, मेरी भूरी तो आज खुशी से चहक रही है। काश हम लोगों को भी इस चुभती गर्मी से कोई ऐसी ही ठंडक मिल पाती। गाय और बकरी को उनकी जगह पर बांधने के बाद जैसे ही प्रीति घर के अंदर आती है, उसकी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर टूटे हुए छप्पर से धूप सीधे घर के अंदर आ रही थी और घर में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। बहू, थोड़े से दाल चावल बचे हुए हैं, तू उससे कुछ बना दे। माँ जी, मैं खिचड़ी बना देती हूँ, हम सभी वही खा लेंगे। प्रीति चूल्हा जलाकर खिचड़ी बनाना शुरू करती है। चूल्हे की आग और छप्पर से आ रही धूप ने प्रीति का बुरा हाल कर दिया था। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। गर्मी की वजह से उनका घर प्रेशर कुकर बन गया था। अगर उस रात अचानक आई, उस आंधी में हमारे घर का छप्पर ना उड़ा होता तो इतनी गर्मी नहीं लगती। गर्मी की वजह से सिर्फ प्रीति ही नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य का बुरा हाल हो गया था। रोहित चारपाई पर लेटे लेटे खुद को हाथ पंखे से हवा कर रहा है। पिताजी, बाहर से ज्यादा गर्मी तो इस घर के अंदर है। ऐसा लग रहा है किसी ने हमें भट्टी के अंदर बंद कर दिया है। मेरी तो जान निकल रही है। सारी मुसीबत की जड़ तो ये हमारे सिर के ऊपर का टिन का छप्पर है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भी पक्की छत डलवा लेते। प्रीति चूल्हे पर खिचड़ी बनाते हुए सब सुन रही थी। अपने परिवार वालों को गर्मी में यूं तड़पता देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप कुछ सोचने लगती है। हमारा घर इतना ज्यादा गर्म है, अगर मैं किसी तरह से इसे ठंडा कर सकूं तो कितना अच्छा रहेगा। प्रीति मनी मन ये सब सोच रही थी कि तभी रोहित का गला सूखने लगता है और वो प्रीति से पानी मांगता है। प्रीति, मुझे एक लोटा पानी दे दो, प्यास के मारे गला कांटा हो रहा है। प्रीति घड़े के पास जाती है और घड़े के ढक्कन को हटाकर देखती है। घड़ा एकदम खाली था। जी, घड़े में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। सुबह जो पानी दूसरे गांव के कुएं से लाई थी वो खत्म हो गया। हे राम, अब इस गर्मी में बिना पानी के हम कैसे बचेंगे? जानकी की बात सुनकर प्रीति की आंखें चमक जाती हैं। माँ जी, आप लोग हिम्मत मत हारिए, आप बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अभी एकदम बर्फ जैसा ठंडा पानी लेकर आती हूँ और हाँ, आज मैं इस गर्मी का भी कुछ पक्का इंतजाम करके ही लौटूंगी। प्रीति 2 बड़े मिट्टी के मटके उठाती है और अपनी गाय को साथ लेकर नदी की तरफ दौड़ पड़ती है। वो नदी से मटकों में साफ और ठंडा पानी भरती है। फिर वो उस लंबी मखमली घास को देखती है जो पानी की वजह से एकदम ठंडी हो गई थी। अगर ये घास नदी के किनारे रहकर इतनी ठंडी हो सकती है तो क्या ये हमारे घर को ठंडा नहीं कर सकती? अगर मैं इस घास को अपने टिन की छत के ऊपर बिछा दूं तो धूप सीधे घर पर नहीं पड़ेगी। वो पूरी ताकत से घास उखाड़ना शुरू करती है। ढेर सारी घास इकट्ठा करके वो घास की गठरी को गौरी की पीठ पर लादती है और मटके सिर पर रखकर तेज कदमों से घर लौटती है। अरे बहू, तू आ गई। एक काम कर, जल्दी से हमें पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। प्रीति सबको नदी का ठंडा पानी पिलाती है। पानी पीकर सबके चेहरों पर थोड़ी राहत दिखती है। प्रीति बहू, तू तो गौरी और भूरी को घास खिला कर आई थी ना, तो फिर इतनी सारी घास क्यों लाई है? माँ जी, हमारा घर बहुत गर्म हो जाता है ना, तो बस उसे ही ठंडा करने के लिए मैं ये घास लेकर आई हूँ।
इतना कहकर प्रीति आंगन में बैठ जाती है और उस गीली ठंडी घास को आपस में गूंथ गूंथ कर एक बहुत बड़ा छज्जा बनाने लगती है। उसके हाथों में घास की वजह से कई खरोंचें लग गई थी, पर वो रुकती नहीं है। वो घास का सुंदर सा छज्जा तैयार कर लेती है। घास का छज्जा तो बन चुका है, बस अब उसे छत पर चढ़ाना है, लेकिन उसके लिए तो सीढ़ी चाहिए। रिंकी के पास शायद सीढ़ी होगी, जाकर उससे मांग लेती हूँ। प्रीति दौड़कर अपनी पड़ोस की सहेली रिंकी के घर जाती है। रिंकी, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी सीढ़ी चाहिए, अपना काम होते ही मैं वापस कर दूंगी। सीढ़ी ले जा प्रीति, पर इतनी शाम को तुझे छत पर क्या काम पड़ गया? बस एक छोटा सा जादू करने जा रही हूँ दीदी, कल आपको बताऊंगी। प्रीति सीढ़ी लगाकर घर की टीन वाली छत पर चढ़ती है। वो भारी भरकम घास के छज्जे को धीरे धीरे खींचकर पूरी छत पर फैला देती है। उसने घर की तपती टीन की छत को उस ठंडी घास की एक मोटी चादर से पूरी तरह से ढक दिया था। अब तो मेरा ससुराल ठंडा हो जाएगा। बस मुझे माजी और ससुर जी का रिएक्शन देखना है। वो दोनों अपना काम खत्म करके जल्दी से आ जाए, फिर मजा आएगा। जानकी और मुकेश बाहर से कुछ काम करके घर लौटते हैं। जैसे वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखते हैं, वो दोनों एक पल के लिए ठिठक जाते हैं। कल तक जो घर भट्टी की तरह उबल रहा था, आज उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक और मिट्टी की सौंधी महक है। घास का छप्पर देखकर जानकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मुकेश जी, क्या मैं सपना देख रही हूँ? घर के अंदर तो काफी ठंडक महसूस हो रही है, वो चुभने वाली गर्मी कहाँ गई? अरे जानकी, देख ऊपर, हमारी बहू ने टीन की छत पर क्या बिछा दिया है। रोहित और प्रीति जानकी और मुकेश के सामने आते हैं। रोहित के चेहरे पर सुकून और प्रीति के चेहरे पर थकान के साथ एक मीठी मुस्कान थी। प्रीति बहू, तूने तो कमाल कर दिया। तूने अपनी मेहनत से हमारे इस नरक जैसे घर को, गरम घर को स्वर्ग बना दिया। आज महीनों बाद मुझे अपने शरीर में ठंडक महसूस हो रही है। पिताजी, ये सब इसी की अकलमंदी है। नदी किनारे की घास ने, इसने पूरे घर को ठंडा कर दिया। इसमें मेरा क्या कमाल है बाबूजी? आप लोग इतनी तकलीफ में थे, मुझसे देखा नहीं गया। बस अब आप लोग चैन की नींद सोइए। प्रीति के ससुराल की छत से तो अब धूप नहीं आ रही थी, लेकिन ईंट का घर होने की वजह से अभी भी पूरा घर गर्म होता जा रहा था। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन प्रीति रसोई में चूल्हा जलाती है। घास की वजह से उसकी छत ठंडी हो गई थी, लेकिन वेंटिलेशन न होने के कारण चूल्हे का सारा गर्म धुआं कमरे के अंदर ही भर जाता है, जिससे सभी को बुरी तरह से खांसी होने लगती है। अरे बहू, खास खास कर मेरी तो जान निकल रही है। कैसा धुआं है? घर की गर्मी तो तूने भगा दी, पर इस चूल्हे के धुएं और आंच ने तो फिर से घर को तपाना शुरू कर दिया है। ऊपर से ईंट का घर होने की वजह से ये तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। छत की घास से धूप तो रुक गई, पर खाना बनाते वक्त ये धुआं बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अभी चूल्हा बुझा दे, बाहर चल वरना दम घुट जाएगा। माँ जी, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं रसोई बाहर कर लेती हूँ। बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुझे पता भी है बाहर कितनी गर्मी है। तू कड़ी धूप में बाहर आंगन में खाना बनाएगी, कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप सिर्फ देखते जाइए। इतना कहकर प्रीति फिर से नदी किनारे जाती है। इस बार वो नदी के किनारे से कुछ बांस की लंबी लकड़ियां और ढेर सारी घास लेकर आती है। वो घर के बाहर एक खुली जगह पर चारों कोनों में गड्ढे खोदकर बांस गाड़ती है। फिर उन बांसों के चारों तरफ घास की मोटी दीवारें बुनती है और ऊपर भी घास की एक छोटी छत डाल देती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर, हवादार, ठंडी घास की रसोई तैयार हो जाती है। जानकी जब घर से बाहर आकर रसोई को देखती है तो, मेरी होनहार बहू, क्या दिमाग पाया है तूने? अब ना अंदर धुआं भरेगा और ना हमें गर्मी लगेगी। इस घास की रसोई में तो बाहर से ठंडी हवा छन छन कर अंदर आ रही है। देखा ना माँ जी, मैंने आपसे कहा था। प्रीति और जानकी बात कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन रिंकी वहां से गुजरती है। वो इस घास की कलाकारी को देखकर हैरान रह जाती है। वाह प्रीति, ये क्या गजब का जुगाड़ किया है तूने। मेरी पक्की ईंटों की रसोई भी इतनी ठंडी नहीं जितनी तेरी ये घास की रसोई है। कल ही मैं भी अपने पति से कहकर ऐसी ही रसोई बनवाऊंगी। तू तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। रिंकी की बात सुनकर प्रीति शर्मा जाती है। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तो बस घास की मदद से अपने ससुराल को ठंडा कर रही हूँ। प्रीति घर से बाहर अपने घास की ठंडी रसोई में बैठकर सबके लिए दोपहर का खाना बनाती है। सभी जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तब सबके माथे से पसीना टपक रहा था। ओफो, कितनी गर्मी है। अब घास की छत की वजह से धूप तो हमारे घर में नहीं आ रही है, लेकिन ये ईंट का घर तो तुरंत गर्म हो जा रहा है। प्रीति, क्या तुम इस ईंट के घर का कुछ नहीं कर सकती? रोहित के सवाल का प्रीति के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो उसे कुछ कहती नहीं है। सभी खाना खाकर दोपहर को आराम करने के लिए सो जाते हैं।
शाम के 4 बजे प्रीति दूध लेकर घर घर उसे बेचने के लिए जाती है। जब प्रीति शांति के घर पर पहुंचती है तब शांति चाची दूध ले लीजिए, मैं दूध लेकर आई हूँ। अरे बिटिया, मेरी बड़ी तबीयत खराब है, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा। एक काम कर, तू घर के अंदर जाकर प्याली में दूध डाल दे। शांति की बात सुनकर प्रीति उसके घर के अंदर जाती है। शांति बहुत गरीब थी, इसीलिए वो मिट्टी की बनी झोपड़ी में रहती थी। प्रीति जैसे ही उसके घर के अंदर जाती है उसे बहुत ठंडक का एहसास होता है। प्रीति अपने दूध के कंटेनर से दूध निकालकर प्याले में डालती है। चाची, आपका घर इतना ठंडा कैसे है? अरे बिटिया, मिट्टी का घर है तो ठंडा होगा ही ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शांति का जवाब सुनकर प्रीति के दिमाग की घंटी बजती है। वो दूध बेचने के बाद सीधे नदी के पास जाती है और नदी के किनारे पड़े हुए एक बोरी में मिट्टी भरकर और घास की गठरी बनाकर घर ले आती है। घर पहुंचने के बाद प्रीति एक तसले में मिट्टी निकालती है। प्रीति बहू, ये सब क्या है? तुझे दूध बेचकर आने में इतनी देर कैसे हो गई? और तू ये मिट्टी से क्या करने वाली है? माँ जी, आप बस देखते जाइए, मैं अपने ससुराल को कैसे ठंडा करती हूँ। अब हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। इतना कहकर प्रीति मिट्टी से अपनी ईंट के घर की लिपाई करने लगती है। प्रीति को इतना मेहनत करता देखकर रोहित चारपाई से उठता है। प्रीति, तुम अकेले इतनी मेहनत करोगी? रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। प्रीति के साथ अब रोहित भी घर की लिपाई शुरू कर देता है, लेकिन अचानक उसके पेट में पथरी की वजह से दर्द शुरू हो जाता है। मेरा पेट, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। जानकी रोहित को पकड़कर चारपाई पर लेटाती है। रोहित बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। रोहित जी, अभी आप आराम कीजिए, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर प्रीति वापस घर में मिट्टी से लिपाई करती है और घर के पीछे आगे चारों तरफ मिट्टी लगाने के बाद वो उसमें घास लगा देती है। प्रीति ने अपने घर को घास के घर में बदल दिया था। बहू, तूने तो अपने आग की भट्टी जैसे ससुराल को घास का ठंडा ससुराल बना दिया। हमारा घर तो बहुत ठंडा हो गया है। हाँ माँ जी, अब हमें गर्मी नहीं लगेगी और अब हम अपने घर में आराम से रह पाएंगे। प्रीति सारा काम करके काफी थक गई थी। वो घर में एक कोने में बैठ जाती है, तभी उसकी सास रोटी और थोड़ी सी सब्जी बना कर लाती है। बहू, तू ये सब कर रही थी तो मैंने खाना बना दिया, और आज दूध बेचकर थोड़ी कमाई हुई थी तो उससे थोड़ी सब्जी खरीदी मैंने। सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन रात में फिर भी सभी को गर्मी लगती है क्योंकि जमीन काफी गर्म हो गई थी। मुकेश बार बार करवटें बदल रहे थे। रोहित को भी बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी। अरे मुझे तो नींद नहीं आ रही है। ये बिस्तर तो काटने को दौड़ रहा है। ऐसे जमीन पर सोना तो मुश्किल हो गया है, पसीने से पूरी जमीन भीग गई है। मैं आप लोगों के सोने के लिए क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे प्रीति, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कर भी क्या सकती हो? तुमने तो पूरे घर को ठंडा कर दिया। तुम बिस्तर ठंडा थोड़े कर सकती हो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। रोहित के बिस्तर ठंडा करने की बात से प्रीति के दिमाग में फिर से आइडिया आता है। जिस तरह मैंने घास से अपना ठंडा घर और रसोई बनाई, वैसे ही मैं घास से ठंडा बिस्तर भी तो बना सकती हूँ। प्रीति अपने आइडिया के बारे में किसी से कुछ कहती नहीं है और सो जाती है। अगले दिन प्रीति नदी के किनारे जाकर ढेर सारी घास तोड़कर गठरी बनाकर लेकर आती है। माँ जी, रोहित जी को ठंडी बिस्तर चाहिए थी ना, देखिए मैंने उनके लिए ठंडी बिस्तर का इंतजाम कर लिया है। प्रीति आंगन में बैठकर घास से बिस्तर बनाने लगती है, जिसे देखकर अरे बहू, तू अकेले ही इतनी मेहनत करेगी क्या? रुक, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। दोनों सास बहू मिलकर घास से बिस्तर बनाती हैं। प्रीति घास का बिस्तर बनाने के बाद रोहित के चारपाई में घास का बिस्तर लगा देती है। रोहित जब बिस्तर पर सोता है तब, अरे प्रीति, तुम तो सच में जादूगरनी हो। तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। प्रीति का ससुराल अब ठंडा हो गया था। उसके घास के ठंडे ठंडे ससुराल में ना तो उन्हें रहने में दिक्कत हो रही थी और ना ही सोने में। लेकिन एक सुबह मुकेश सोकर उठते हैं तो उनके घुटने में बहुत दर्द होता है। अरे मेरा पैर, अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे ससुर जी, आपके पैरों में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे बहू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब हमारी उम्र हो रही है, हमारे घर में बैठने के लिए कोई चेयर कुर्सी कुछ नहीं है। ऐसी बात है तो माँ जी, मैं घास से चेयर कुर्सी और सोफा भी बना दूंगी ताकि ससुर जी को और आपको जमीन पर ना बैठना पड़े। इतना कहकर प्रीति जंगल से कुछ मजबूत लकड़ियां काट कर लाती है। वो लकड़ियों को आपस में बांधकर एक सोफे और कुर्सियों का आकार देती है। फिर नदी की उसी मुलायम और ठंडी घास की बहुत मोटी परत बनाकर उस लकड़ी के ढांचे पर गूंथ देती है। प्रीति ने अपने ससुर के लिए घास का एक शानदार और गद्देदार सोफा तैयार कर दिया।
जानकी बचे हुए घास से हाथ पंखा बनाती है। आहा, हे राम, बहू यह तो किसी राजा के सिंहासन से भी ज्यादा मुलायम है। और ये घास कितनी ठंडी है, मेरी कमर का दर्द तो बैठते ही आधा हो गया। बाबूजी ये घास का पंखा लीजिए, इससे हवा और भी ठंडी हो जाएगी। हा, हमारे घर में कितनी ठंडक है, बाहर तो इतनी गर्मी है कि 1 मिनट खड़ा होना मुश्किल है। जानकी इतना कहती है कि तभी उनकी बकरी भूरी घर के अंदर घुस जाती है। माँ जी जल्दी से इस भूरी को पकड़िए, वरना ये तो हमारे पूरे घर को ही खा जाएगी। अगर इसने घास खा ली तो हम इस कड़कड़ाती धूप में कहाँ जाएंगे। जानकी भूरी को पकड़कर घर के बाहर ले जाती है और गौशाला में बांध देती है। तभी मुकेश, इस घास के घर में तो मेरी जान बचा ली। अरे वाह, वरना तो मुझे लग रहा था कि मेरे जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं। पिताजी ऐसा मत कहिए, आपकी बहू ने घास का ठंडा ससुराल बनाकर हम सबकी जान बचा ली है। प्रीति का पूरा परिवार अब खुशी खुशी अपने इस नए घास के ठंडे ससुराल में दिन बिताने लगा था। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती है। दिन गुजरते हैं। एक दिन रात में अचानक रोहित अपने पेट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और बिस्तर पर तड़पने लगता है। माँ, बाबूजी, प्रीति, अरे मुझे बचाओ, मेरे पेट में ऐसा दर्द लग रहा है जैसे कोई चाकू घोंप रहा है। अरे मेरी जान निकल रही है। प्रीति झटके से उठती है, वो घबरा जाती है। जानकी और मुकेश भी दौड़कर आते हैं। रोहित दर्द से चिल्ला रहा था। क्या हुआ जी, अभी तो आप ठीक सोए थे, दर्द कहाँ हो रहा? हे भगवान, कोई डॉक्टर बुलाओ। रात में ही पड़ोसियों की मदद से रोहित को गांव के छोटे से अस्पताल में ले जाया जाता है। डॉक्टर रोहित को चेक करते हैं। देखिए, इनके पेट की पथरी बड़ी हो गई है। आप लोगों को इनका 1 महीने के अंदर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर देरी हुई तो इनकी जान भी जा सकती है। ऑपरेशन और दवाओं का खर्चा कम से कम 50,000 रुपए आएगा। 50,000 का नाम सुनते ही प्रीति, जानकी और मुकेश सन्न रह जाते हैं। जो परिवार 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खाता हो, उसके लिए 50,000 रुपए किसी पहाड़ से कम नहीं है। सभी रोहित को लेकर हॉस्पिटल से घर आते हैं। हे भगवान, तूने हमारी ये कैसी परीक्षा ली? मैंने घर को ठंडा कर लिया, पर मेरी जिंदगी में तूने आग लगा दी। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हमारी किस्मत ही फूट गई बहू। तभी रिंकी भागती हुई वहां आती है। वो प्रीति को रोता देखकर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। प्रीति, तू रो मत, मेरी बात ध्यान से सुन। कल ही मेरे पति शहर से लौटे हैं। उन्होंने बताया है कि सरकार की एक नई योजना आई है। वो लोग गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में करवा रहे हैं। पास के सरकारी दफ्तर में इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तू वहाँ जाकर बात क्यों नहीं करती? क्या सच में? क्या मेरे पति का इलाज मुफ्त में हो सकता है? मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगी, मैं अभी जाती हूँ। प्रीति दौड़ती भागती सरकारी दफ्तर पहुंचती है। दफ्तर में बहुत भीड़ थी। वो कई घंटों तक लाइन में लगती है और अंत में एक बड़े सरकारी अफसर के केबिन में पहुंचती है। साहब, मेरे पति को पथरी है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान जा सकती है। हम बहुत गरीब हैं साहब, हमारे पास 50,000 रुपए नहीं। मेरी मदद कीजिए साहब, मेरा सुहाग उजड़ने से बचा लीजिए। अरे तो आप तो रोहित जी की पत्नी है ना? हाँ साहब। बहन जी, आपके पति ने मुझे ट्रक से टक्कर लगने से बचाया था। देखिए, आप रोइए मत, आप सही जगह पर आई हैं। आप कल ही रोहित को लेकर एक शहर के बड़े सरकारी अस्पताल पहुंच जाइए। वहां की मशीनें बहुत आधुनिक है और उनके ऑपरेशन का एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरे सुहाग को जीवन दान दिया। मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। अगले दिन प्रीति रोहित को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहां उसका सक्सेसफुली ऑपरेशन हो जाता है। कुछ दिनों में रोहित अपने घास के ठंडे घर में आ जाता है। प्रीति, तुमने सिर्फ इस घर को ही इस जानलेवा गर्मी से नहीं बचाया, तुमने तो मुझे भी मौत के मुंह से निकाल लिया। तुमने अपनी समझदारी, हिम्मत और प्यार से इस गरीब के घर को सचमुच स्वर्ग बना दिया है। अब तुम चिंता मत करना, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। अब मैं और मेहनत करूंगा और तुम्हें कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। मुझे मेरी बहू पर नाज है, जिसने सिर्फ घास के तिनकों से हमारे घर को ठंडा कर दिया और अपने हौसले से हमारे परिवार को बिखरने से बचा लिया। अब उसका ससुराल सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि सचमुच गर्मी में गरीब बहू का घास का ठंडा ठंडा ससुराल बन चुका था।